हेलो एवरीवन, वेलकम सभी का इस चर्चा में है जिसका टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन एंड वैश्विक ताप वृद्धि। वेरियस एस्पेक्ट हम देखेंगे कि क्या होता है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक लेवल पे क्या क्या एग्रीमेंट्स हो चुके हैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, और इंडिया में क्या चल रहा है। हम लोग क्या किस हद तक जो है जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौती से डील कर रहे हैं, ये सब कुछ जानेंगे इस चर्चा के माध्यम से। मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में आभा नेगी और अभय नेगी एंड विकास असवाल। तो हम सभी लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है जलवायु परिवर्तन, क्या मुद्दे हैं, और वैश्विक रूप से हम देख रहे हैं क्योंकि इंडिया में भी जो है नित्य निरंतर जो है जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाएं आती रहती हैं, जिसका हम सभी लोग जो है हम सभी भारतीय जो है साक्षी हैं। और अभी हम ही 2022 में हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो अमेरिका में जो इयान हरिकेन आया है, वहाँ पे बहुत सारे जो है जन धन का हानि हुआ है। उसके बाद हम पाकिस्तान में देखते हैं सितंबर जून से लेकर सितंबर तक वहाँ पे विकराल जो है बाढ़ का सामना करना पड़ा, और करीब करीब जो है वहाँ पे 1500 प्लस लोग जो है वहाँ पे मारे गए हैं। जलवायु परिवर्तन इसके पीछे एक कारण माना जा रहा है ही कारण जलवायु परिवर्तन का। उसके बाद यूरोप में आप देखते हैं, यूरोप में जो है सूखा इतना चरम पे था और जून में सूखा पड़ गया था। उसके बाद जो है सूखे के कारण जो है करीब करीब 16,000 लोगों ने जो है यूरोप में पूरे एंटायर यूरोप को देखे तो वहाँ पे जो है लोगों की जान चली गई थी। उससे पहले यूरोप में हमने देखा कि जर्मनी जैसे शहर में जो है बाढ़ के कारण बहुत सारे तबाही मच गई थी। तो ये वेरियस एग्जाम्पल हैं जो रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण। और और भी विश्व के कोने कोने में जो है जैसे हीट वेव्स का आना, इंडिया में भी हीट वेव्स का आना, या फिर कनाडा में हीट वेव्स का आना, न्यूयॉर्क में हीट वेव्स का आना, या फिर जो है हम देखते हैं कि जो है पोलर वर्टिसेस एक एक कॉन्सेप्ट है। ये जो है यूएस में हम लोग देखते हैं चर्चा में रहता है पोलर वर्टिसेस का आना। और वेरियस जो है ग्लेशियर का पिघलना हम देखते हैं कि जो उत्तराखंड में जो है यहाँ पे तपोवन में जो रैनी के पास में जो ग्लेशियर का ब्रस्ट हुआ था, और जहाँ पे जो है एनटीपीसी के बहुत सारे जो है एम्प्लॉयज को जो है वो ग्लेशियर बाढ़ की चपेट में आने से वो लोग, तो ये कहीं ना कहीं ये सारा का सारा जो है क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत है ना, एक एक बहुत बड़ा इसका पहलू है और ये हम लोग सब इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। राइट, तो इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे और मैं आभा से समझूंगा सबसे पहले कि आभा आप बताएं कि क्लाइमेट चेंज है क्या, और इसका डेफिनेशन क्या है ग्लोबली, और क्या आप समझते हैं, और इसके लिए वैश्विक लेवल पे ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है, ये भी आप बताएंगे। और जो सारी की सारी संधियां हुई हैं सिंस बिगनिंग, मतलब क्लाइमेट पे जो हमने स्टार्टिंग से जो है बात करते हैं वहां से लेकर अब तक हम क्या क्या जो है हम अचीव कर पाए हैं। तो आप बताएं प्लीज। सभी को नमस्कार। तो जो आज का चर्चा का मुद्दा है वो काफी इम्पोर्टेंट है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। बिगिन करेंगे ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बेसिक डेफिनेशन जाता है द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। जब आपके प्लैनेट का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है विद टाइम, तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का इल इफेक्ट है, ट्विन थ्रेट में आता है कि एक इसकी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दूसरा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। अब बात आती है कि ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रहा है। बेसिकली सर्टेन ग्रीन जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं डेवलपमेंट के चलते, हम इन एक्टिविटीज के चलते ऐसी गैसेस को इमिट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो हीट को ट्रैप करते हैं और उनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है। अगर आप कार्बन ले लो तो 200 साल तक एक कार्बन मॉलिक्यूल जिंदा रह सकता है। आप कोई फ्लोरिनेटेड गैसेस ले लो तो उनका तो 1000 साल तक का चलता है। तो इन सारी गैसेस की हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी होती है। तो जैसे ही सन की रेजेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं वो एस्केप नहीं कर सकती। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, इसलिए इनको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट होता है और अर्थ की जो हीट होती है वो सरफेस को एस्केप नहीं कर सकती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने से सर्टेन तरीके से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। अगर आप देखो तो 2021 has been declared as the hottest year ever experienced by planet Earth till date by World Meteorological Organization.
तो ये चल रहा है हर साल। बारिश के मौसम में हद से ज्यादा बारिश, ठंड में हद से ज्यादा ठंड, गर्मी में हद से ज्यादा गर्मी। ये सब के सब जब आपके जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं वो एक्सट्रीम होते हैं। अगर एक्सट्रीम हरिकेन्स आप फेस करो, सीवियर ड्राउट हो गया, हद से ज्यादा रेनफॉल है, तो ये सब क्लाइमेट चेंज में आता है। तो सडन जो चेंज है उसे हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। इसी के चलते बायोडाइवर्सिटी लॉस एक बाय प्रोडक्ट है या कॉम्प्लीमेंट्री है इसका, कि साथ साथ चल रहे हैं। अब विषय आता है कि ग्लोबल लेवल पे क्या किया गया इस चीज को मिटिगेट करने के लिए। क्लाइमेट से पहले 1962 में सबसे पहला इनिशिएटिव लिया गया था। एक ऑथर थे, ही वाज एन एनवायरमेंटलिस्ट, रेचल कार्सन करके। ही पब्लिश्ड द फर्स्ट बुक साइलेंट स्प्रिंग, जिसने पेस्टिसाइड्स के इल इफेक्ट के बारे में बात की थी कि पेस्टिसाइड्स का क्या इल इफेक्ट होता है एनवायरमेंट पे। उससे पहले कन्वेंशन हुई थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वेल्स को बहुत बड़ी तादाद में मारा जा रहा था। तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी 1946 में ऑन वेलिंग, जिसका मेन मोटिव था कि वेल्स के स्पीसीज को बचाना है। तो ये बायोडाइवर्सिटी के डायरेक्शन में पहला ग्लोबल स्टेप था। और एनवायरमेंट के लिए जो पहला ग्लोबल स्टेप लिया गया वो 1962 में लिया गया। उसके बाद बहुत सारी फाउंडेशंस आई। 1969 में ग्रीन पीस, बहुत बड़ा एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे बहुत सारे एनजीओ खड़े हुए। लेकिन बहुत बहुत टाइम तक भी ये ग्लोबल एक वैश्विक चर्चा का मुद्दा नहीं बना था कि हमारी कृत्यों से भारत जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अभी करंटली 1 डिग्री ज्यादा है। प्री इंडस 1970s 80s से 1 डिग्री ज्यादा बढ़ चुका है। और माना जा रहा है कि जिस रेट पे ये बढ़ रहा है, एक टाइम आ सकता है कि इस सेंचुरी के एंड तक हमारा जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ऊपर चला जाए। अगर चला गया तो क्या होगा? एक रिपोर्ट बता रही है 2021 में 89.3 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए अपने घर से, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस दैट दे फेस्ड। अगर ऐसा चलता रहा तो हर दिन एक साल में 2,50,000 लोगों की मौत होगी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो बहुत टाइम तक इस चीज पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो सबसे पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो 1972 में हुआ था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। जिसके बाद यूएनईपी एक प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो आया, जिसका मेन काम है कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना लीडरशिप एनवायरमेंटल मैटर्स में। कंट्रीज आके डिबेट करें, किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, सॉल्यूशंस निकालें। 1972 और 1972 में भारत के परिप्रेक्ष्य में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जो बायोडाइवर्सिटी से कंसर्न है, जिसका मेन काम होता था कि ये इलीगल हंटिंग, पोचिंग, ये सबको प्रिवेंट करना, नेशनल पार्क सेंचुरीज को स्टैब्लिश करना इन ऑर्डर टू कंजर्व स्पीसीज, फ्लोरा एंड फौना बोथ। इसके बाद जो सेकंड स्टेप लिया गया था 1986 में भारत के संदर्भ में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, जिसका एक तरीके से हम, आई वोंट से इट्स अ डीपीएसपी, बट एक तरीके से कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज ऐसे भी निर्धारित करनी है कि वो प्रगति के साथ प्रकृति का भी ध्यान रखें। सो इट वाज टू प्रिजर्व एनवायरमेंट। उसके बाद ग्लोबल लेवल पे 1987 में ब्रटलैंड कमीशन ने एक रिपोर्ट लिखी, अवर कॉमन फ्यूचर, जिसके बाद सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुद्दा सामने आया। और 1987 की रिपोर्ट के बाद फिर 1992 में सबसे पहले अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो में, जिसके बाद यूएनएफसीसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जो वहीं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दों पर डिस्कशन करता है। वो एनुअली मिलता है और डिस्कस करता है, और उसकी सारी रिपोर्ट्स, जिन रिपोर्ट्स के आधार पर वो डिस्कस करता है, वो रिपोर्ट्स आईपीसीसी तैयार करता है। और आईपीसीसी का एस्टैब्लिशमेंट 1988 में हुआ था, यूएनईपी और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के एक कंबाइंड एफर्ट्स के बाद। इसके बाद 1997 में कोयोटो प्रोटोकॉल आता है। कोयोटो प्रोटोकॉल का एक तो काम था कि हर नेशन को अपना एमिशन 5% कम करना है, और उसके अलावा ओजोन डिप्लेशन पे भी इसका काम था, और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना था। 2002 में भी एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद 2015 का डील बहुत जाना माना है। इट वाज अबाउट पेरिस क्लाइमेट डील, जिसका लक्ष्य था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 2016 में किगाली एग्रीमेंट आया, जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के एमिशन को कंटेन करने पे काम कर रहा था। अभी भारत ने 2022 में एक बहुत ही बड़ा मोटिव लिया है, मिशन लाइफ, जो कि एक है लिविंग फॉर एनवायरमेंट, कि आप जीवन तो जियो लेकिन ऐसे मूल्यों के साथ जियो कि प्रकृति को भी साथ लेकर चलो। तो वैश्विक स्तर पे हर साल डिबेट्स होंगी, आईपीसीसी
हर साल या हर 6 साल में असेसमेंट रिपोर्ट देता है, क्या गलत है, क्या सही है, कैसे सही होगा। लेकिन देखा जाए तो आईपीसीसी की 2018 में जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से वो कह रहा था 2050 तक टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस होगा। इस साल का जो रिपोर्ट गया था उसके हिसाब से 2040 तक 1.5 क्रॉस कर देगा। तो चीजें सुधरने की जगह और विकृत हो रही हैं। तो मेरे निजी मत में जब तक इंडिविजुअल आदमी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी नहीं मानता कि बजाय एक ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूशंस चीजों को हल करेंगे, जब तक इंसान खुद नहीं समझ लेता कि मेरा अपना कोई कर्तव्य है प्रकृति के लिए, तब तक आप कितने भी कन्वेंशंस कर लो, कितने एग्रीमेंट कर लो, डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। दैट इज वेयर आई वुड लाइक टू रेस्ट माय वर्ड्स। थैंक यू। हाँ, थैंक यू आभा। आपने बड़ा क्लियरली बताया है कि एग्जैक्टली जो टाइमलाइन है, कहाँ कहाँ से शुरुआत हुई और अभी हम किन मुद्दों पे जो है बात कर रहे हैं और क्या क्या हमने अचीव किया है इन ग्लोबल कन्वेंशन के माध्यम से। मैं आगे चर्चा पे बुलाना चाहूँगा विकास को। विकास चर्चा करेंगे आईएनडीसी। एक टर्म है ग्लोबल जो कन्वेंशन में एक आया है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग में आया है वो समय कि आईएनडीसी पे बात होती है। आईएनडीसी अब ये हर एक देश का, जितने भी जो है यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज हैं, उनका एक आईएनडीसी है। तो उस आईएनडीसी पे बात करेंगे, साथ में और पहलू भी सीखेंगे विकास से कि विकास आए आप बताएं कि एग्जैक्टली जो है क्या है ये आईएनडीसी और ये किस हद तक जो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, इसके एफर्ट से कितना क्लाइमेट चेंज जो है दूर हो सकता है, क्या है ये आईएनडीसी। विकास, ओवर टू यू। नमस्कार सभी को। तो जैसा कि मेरे आज का जो टॉपिक है वो है आईएनडीसी। सो इसका फुल फॉर्म है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो आई थिंक विकास का नेटवर्क में थोड़ा इश्यू है। मैं चलूंगा अभी अभय के पास। अभय, यू प्लीज गो विद योर टॉपिक which is about IPCC and COP, latest COP meeting, that is COP 26. Uh, please. गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का टॉपिक है, चर्चा का जो विषय है वो है COP27 पेरिस एग्रीमेंट और UNFCCC IPCC की रिपोर्ट। सो हम सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं UNFCCC से। UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज। UNFCCC एक, अगर हम सिंपल टर्म्स में उसे डिफाइन करें तो वो एक मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है। इसका सरल शब्दों में यह अर्थ है कि मल्टीपल नेशंस, बहुत सारे नेशंस हैं जिन्होंने एक साथ आपस में मिलके एक ट्रीटी पर साइन किया है जो कि इन्वायरमेंट से कंसर्न है। और अगर मैं उसे कुछ और शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट टू इम्प्लीमेंट या टू लुक आफ्टर द टॉपिक ऑफ क्लाइमेट चेंज। UNFCCC जो है, UNFCCC को फाउंड किया, इट वाज दिस एग्रीमेंट वाज साइंड इन द 1992 बाय 159 कंट्रीज एट द अर्थ समिट, जो कि ऑर्गेनाइज हुई थी एट इन द रियो डी जेनेरियो ब्राजील। और ये जो ट्रीटी है, ये इट केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर ऑफ 1995। जो ये पर्टिकुलर ट्रीटी है UNFCCC का जो सेक्रेटरीट है या उसका हेडक्वार्टर है वो है बॉन जर्मनी में। और बॉन जर्मनी में ही पहली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज बेसिक इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC से ही जुड़ा हुआ है। इट इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ UNFCCC।
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फ्रॉम द ईयर 1995 से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज शुरू हुए और टिल डेट 2022 तक अभी तक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है। इन इस दिस ईयर 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाज ऑर्गेनाइज्ड और वो ऑर्गेनाइज की गई थी इन शर्म अल शेख इजिप्ट में। सो जो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी इन बॉन जर्मनी। सेकंड जो थी वो जेनेवा में ऑर्गेनाइज की गई थी। थर्ड जो थी वो क्योटो जापान में, जहाँ पर क्योटो एग्रीमेंट जो कि वहाँ का एक जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की हिस्ट्री में एक बहुत ही लैंडमार्क एग्रीमेंट है, वो साइन किया गया था। उसके बाद की जो कॉप 4 थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी इन ब्यूनोस आयरिस अर्जेंटीना और उसके बाद टिल डेट अभी तक ऑर्गेनाइज की जा रही है। और आज तक जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज की गई हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कहें, सबसे लैंडमार्क कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अगर कहें तो वो थी 2015 की पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जिसे हम पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड भी कहते हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट is also known as COP21 and it was organized in the year 2015. पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है या फिर कहें एक मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है जो कि कंट्रीज के द्वारा, जो कि ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ UNFCCC ने इस एग्रीमेंट को साइन किया। और जो ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है इट इज कंसिडर्ड एज द लैंडमार्क एग्रीमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बिकॉज ऐसा पहली बार हुआ कि जब सारे ऑल द मेंबर नेशंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर नेशंस ऑफ UNFCCC they agreed upon the topic of climate change and the need to address this climate change by reducing the greenhouse gas emissions and limiting the global warming. अब हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि जो ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली जो ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है इसमें 27 आर्टिकल्स हैं और इन 27 आर्टिकल्स में ही कुछ बेसिक ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू ये एग्रीमेंट अपने एम को और उसके इम्प्लीमेंटेशन को की इंफॉर्मेशन को रीडर को देता है। सबसे पहली चीज है मिटिगेशन। मिटिगेशन एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज के ड्रास्टिक इफेक्ट को रिड्यूस करना, किसी भी चीज के हार्मफुल इफेक्ट को रिड्यूस करना। तो जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में आर्टिकल 15 मिटिगेशन का आर्टिकल है जिसमें जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है ये कहता है कि कंट्रीज की जो भी उसके मेंबर नेशंस हैं, जो भी उसकी सिग्नेटरीज हैं, उन कंट्रीज को क्या करना है, उन कंट्रीज को ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है बाय रिड्यूसिंग देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। सो बेसिकली और ये सब कुछ कंट्रीज कैसे करेंगी, ये सब कुछ कंट्रीज एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एक NDC, एक क्लाइमेट एक्शन प्लान डेवलप करके थ्रू दैट क्लाइमेट एक्शन प्लान कंट्रीज इस मिटिगेशन के एम को अचीव करेंगी। सेकेंड चीज होती है अडेप्टेशन। अब हमें पता है कि मिटिगेशन तो ऑलरेडी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में है, लेकिन हम ये जानते हैं कि बाय द टाइम हम मिटिगेशन के एम को अचीव करेंगे, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से मोस्ट वनरेबल है, माने उन कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट देखा जाता है। सो ऐसी कंट्रीज के लिए बहुत जरूरी है दैट बाय द टाइम दैट दे मिटिगेट or they achieve the objective of mitigation of climate change, it is very essential for these countries to adopt to the adverse effects of climatic change। और ये तब हो सकता है जब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज जब इन वनरेबल और इन लेस डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करें। बेसिकली थर्ड जो मेन टॉपिक है पेरिस एग्रीमेंट का वो है क्लाइमेट फाइनेंस का। क्लाइमेट फाइनेंस जैसा हमें मालूम है कि मिटिगेशन और
एडेप्टेशन, इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उन कंट्रीज में देखी जाती हैं जो इधर डेवलपिंग है या फिर जो कंट्रीज मोस्टली जो क्लाइमेट चेंज से बहुत वनरेबल हैं, जो उनके इफेक्ट्स को बहुत हर साल जिन जिन कंट्रीज में हम देखते हैं मैसिव फ्लड्स आते हैं या जिन कंट्रीज में मैसिव ड्रॉट्स आते हैं, और उस कारण वो कंट्रीज इकोनॉमिकली भी और एज अ सोसाइटी भी बहुत लॉस करती हैं। तो उन कंट्रीज को, अगर उन कंट्रीज को मिटिगेशन और अडेप्टेशन को अचीव करना है तो इट इज वेरी इसेंशियल दैट उन्हें एक क्लाइमेट फंड या उन्हें एक क्लाइमेट फाइनेंस या फिर जो मोर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इन कंट्रीज को फाइनेंस करें, सो दैट वो अपने क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। The fourth way by which the Paris Climate Agreement tends to achieve its objectives is by capacity building. Paris Climate Agreement कहता है कि जिन कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी, जिन कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज नहीं है, जिन कंट्रीज के पास इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज नहीं है, या फिर जिनके पास एजुकेशनल कैपेबिलिटीज भी नहीं है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, उन कंट्रीज की कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। और उन कंट्रीज की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी सबसे मेन जो तरीका है वो है क्लाइमेट फाइनेंस का, और दूसरा तरीका जो है वो है टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का। अब हम बात करते हैं अबाउट एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट। अभी हमें पता है कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमें जो ग्लोब का टेम्परेचर है उसे रखना है बिलो 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, और 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय द मिड सेंचुरी। अब इस एम को अचीव करने के लिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ही कहता है कि बाय द ईयर 2030 जो हमारे ग्लोबल गैस एमिशंस होने चाहिए वो 2010 के लेवल से 45% लोअर होने चाहिए। लेकिन अभी की जो यथार्थ स्थिति है वो ये कहती है कि अभी जो हमारे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस या जो हमारे CO2 एमिशंस है ग्लोब के, वो जिस रेट पे अभी हम एमिट कर रहे हैं उससे अगर हम उस रेट पे चले तो 2030 में हम 2010 के लेवल से 16.3% ग्रेटर होंगे। सो ये शो करता है कि डिस्पाइट हम लोग की कंट्रीज एनडीसीज को दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट देयर एनडीसीज, वो क्लाइमेट फाइनेंस भी कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कंट्रीज स्टिल उस ऑब्जेक्टिव से बहुत दूर है। और ये जो मैंने आपको बताया ये है फॉर ये जो रेट है ना 45% लोअर, मतलब 45% लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन देन इन 2010 लेवल, ये है फॉर द ग्लोब टू अचीव टू बी कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। और अगर हमें 2 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे और अगर इस रेट पे जाएंगे तो तब जाके हम 27 तक कार्बन न्यूट्रल होंगे। और अभी हमारे जो ये एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट है जो कि ईयर 2021 में आई थी, इसमें जो 164 एनडीसीज जो हैं वो 196 कंट्रीज के द्वारा सबमिट किए गए थे, और उनका इवैल्यूएशन हुआ, उनका इवैल्यूएशन किया गया कि जो कंट्रीज हैं वो अपने एनडीसीज को कितना सीरियसली ले रही हैं और अपने एनडीसीज पे के प्रति वो कितने उन एनडीसीज का कितना इफेक्ट पड़ रहा है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पर। अब हम बात करते हैं अबाउट COP27। अब अगर हम COP27 के बारे में बात करें तो COP27 ऑर्गेनाइज की गई है शर्म शेख इजिप्ट में, सबको मालूम है। लेकिन अगर हम देखें आज भी COP26 में भी और COP27 में भी जितने भी इश्यूज डिस्कस हुए हैं वो सारे इश्यूज वही इश्यूज हैं जो कि हमारे जो COP21 है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का, वो जो स्टेट करता है ना वही सारे इश्यूज आज भी वर्ल्ड फेस कर रहा है। पहला इशू जो एजेंडा में है COP27 का वो है मिटिगेशन। सेकंड जो है वो है ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन जिसे हम बोलते हैं GGA। तीसरा जो टॉपिक था एजेंडा में वो था लॉस एंड डैमेज फंड। चौथा था क्लाइमेट फाइनेंस। और अब हम ये जानते हैं कि इस COP27 से क्या आउटकम मिला, हमें क्या आउटकम आया। तो सबसे पहला जो मेजर आउटकम आया वो है एक लॉस एंड डैमेज फंड।
लॉस एंड डैमेज फंड को इस्टेब्लिश कर दिया गया है आफ्टर दिस कॉप 27, जिसके अंडर जो वनरेबल कंट्रीज हैं उन्हें उनके लॉस और डैमेज के लिए, जो भी क्लाइमेट चेंज से उनके लॉस, उनके कंट्री में लॉस और डैमेज होता है, उसके लिए एक फंड प्रोवाइड किया जाएगा असिस्ट करने के लिए। पहले क्या हो रहा था, पहले कुछ नो अलायंस थे ऑफ स्मॉल नेशंस, या फिर अलायंस एक चाइना का ब्लॉक, मतलब कुछ कंट्रीज थी चाइना के ब्लॉक में जो कि इस पर्टिकुलर स्टेप को लेके इनकरेजिंग थी, माने वो चाह रही थी कि ऐसा फंड डेवलप किया जाए कि जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि इन क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रही हैं, वो कंट्रीज को असिस्टेंस, इकोनॉमिकल असिस्टेंस मिलना चाहिए सो दैट दे कैन कोप अप विद दिस, है ना। तो लेकिन कुछ कंट्रीज थी जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड थी, दे वर नॉट अलाउिंग इट टू हैपन। बट इस वक्त ये एक लैंडमार्क जजमेंट है कि एक लॉस एंड डैमेज फंड या लॉस एंड डैमेज फाइनेंस फैसिलिटी को स्टैब्लिश कर दिया जा चुका है इस कॉप 27 में। सेकेंड इश्यू था मिटिगेशन का। जैसे मैंने आपको बताया कि मिटिगेशन जो है, मिटिगेशन का एम था कि सिंथेस जो भी हम ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो भी हम एमिट कर रहे हैं उसे कंट्रोल करना, ताकि ग्लोब जो है वो एक लिमिट में, ग्लोब एक लिमिट से गर्म हो, हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर एक लिमिट से इंक्रीज हो। तो और हम जानते हैं कि जो एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हम अभी बहुत पीछे हैं, अपने टारगेट से बहुत पीछे हैं। तो इस मिटिगेशन के प्रोसेस को जोर देने के लिए एक मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम को डेवलप किया गया है, जो कि कॉप 27 से ही चालू होगा और टिल 2023 इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें कंट्रीज के एनडीसीज को, गवर्नमेंट्स को, माने जितनी भी गवर्नमेंट सिग्नेटरीज है कॉप की, या जितनी भी गवर्नमेंट सिग्नेटरीज है यूएनएफसीसीसी की, उन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपने एनडीसीज को फिर रिवाइज करें और अपने एनडीसीज को और एम्बिशियस बनाएं। और साथ ही में कंट्रीज से कंट्रीज से ये जो हमारा मिटिगेशन का गोल है इसको अचीव करने के लिए ये भी इंश्योर किया गया है कि कंट्रीज अपने एनडीसीज को ना और भी ज्यादा एम्बिशियस बनाए। सेकंड इज द ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन। ये अडेप्टेशन का एजेंडा इस साल के कॉप 27 में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा था। और इसके लिए अब क्या हुआ है कि जो कॉप 26 थी उसमें एक ग्लास प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया जिसे कहते हैं ग्लासगो श्रम एल शेख वर्क प्रोग्राम। तो ग्लासगो श्रम एल शेख वर्क प्रोग्राम जो है ये एक प्रोग्राम है जो कि टिल 2025 चलेगा, और ये कंट्रीज को अडेप्टेशन प्रिंसिपल्स, अडेप्टेशन एक्शंस और अडेप्टेशन से जुड़े हुए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन चीजों को लेके कंट्रीज को अवेयर करेगा, उन कंट्रीज को ट्रेन करेगा। अगला जो इम्पोर्टेंट या बोले हम इम्पोर्टेंट पार्ट है, या इम्पोर्टेंट जजमेंट बोले या इम्पोर्टेंट आउटकम है कॉप 27 जो कि शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ है, वो ये है कि जो ये कॉप 27 था ये जीएसटी के टेक्निकल डायलॉग के अंडर आया है। जीएसटी इज ग्लोबल स्टॉक टेक। ग्लोबल स्टॉक टेक इज जनरली क्या होता है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के दौरान ही ये जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी का, ग्लोबल स्टॉक टेक का, उसे लाया गया था। ग्लोबल स्टॉक टेक कुछ नहीं, ग्लोबल स्टॉक टेक एक प्रकार से हम कहें तो एक रिपोर्ट कार्ड है उन सारे मेंबर नेशंस का जो कि अपने एनडीसीज को यूएनएफसीसीसी या कॉप में सबमिट करते हैं। उनके क्लाइमेट प्लेजेस को असेस करने का एक तरीका है ग्लोबल स्टॉक टेक। तो ग्लोबल स्टॉक टेक की भी शुरुआत पिछले साल हो गई थी इन द ईयर 2021। फर्स्ट टेक्निकल डायलॉग हुआ था ग्लोबल स्टॉक टेक का इन द ईयर 2021 जून में शायद। और जो सेकंड टेक्निकल डायलॉग है वो हुआ है इन इस साल के कॉप 27। तो बस यही सब कुछ मैं आपसे आपको बताना चाह रहा, मतलब यही सब कुछ है जो हुआ है इस साल कॉप 27 में। थैंक यू। Thank you, Abhay, for this very important information regarding COP 27 and 26. अब हम चलते हैं विकास के पास। विकास, आप बताएं हमको एग्जैक्टली जो आईएनडीसी का, भारत का क्या लक्ष्य है आईएनडीसी में, और साथ में अन्य देशों के क्या लक्ष्य हैं, और साथ में आप पंचामृत भी डिस्कस कीजिएगा।
और विकास, ओवर टू यू। आई थिंक विकास इज नॉट देयर एंड क्योंकि अभी COP26 में भारत की तरफ से कुछ पंचामृत लक्ष्य सामने आए हैं और मैं बताना चाहूंगा कि पंचामृत एक्चुअली 5 अमृत लक्ष्य हैं जो कि इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिहाज से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। भारत ने बोला है कि भारत को सबसे पहला जो लक्ष्य है, भारत को 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी को 500 गीगावाट तक बढ़ाना है। नॉन फॉसिल फ्यूल को 5,500 गीगावाट तक बढ़ाना है। और दूसरा लक्ष्य है भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। ये दूसरा लक्ष्य है पंचामृत में। तीसरा जो लक्ष्य है, भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन का 1 बिलियन टन कम करेगा। 1 बिलियन टन कमी करना है अपने कुल कार्बन एमिशन में। चौथा जो लक्ष्य है वो है भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करेगा। जो वर्तमान में जो है भारत की कार्बन इंटेंसिटी है, जिस तीव्रता से भारत कार्बन का उत्सर्जन करता है, उस इंटेंसिटी को 45% तक कम करना, ये चौथा लक्ष्य है। पांचवा लक्ष्य है लास्ट पंचामृत का, वो है 2070 तक यानी 2070 तक कार्बन नेट जीरो एमिशन को जो है नेट कार्बन एमिशन करना है। यानी कि नेट जीरो बोला गया है कि कार्बन एमिशन जीरो कर लेंगे। तो ये है आपका 5 पंचामृत लक्ष्य। तो आई होप कि जो है इंडिया इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगा और ये सारे के सारे लक्ष्य जो हैं, ऑलमोस्ट 4 लक्ष्य जो है 2030 तक कंप्लीट करने हैं और जो कार्बन न्यूट्रल जो बनना है वो 2000 हमें 70 तक बनना है, राइट। तो विकास, यू देयर? चलिए, विकास को इस चर्चा में शामिल नहीं कर पाए हैं। अभी के लिए इतना ही। इसमें आगे दूसरे मुद्दों पे चर्चा करेंगे जो कि पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जो पैनल में थे विकास, अभय एंड आभा, थैंक यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।